Good afternoon, all of you. Welcome back to our channel स्टोरी टेलर। और आज है वीडियो नंबर 4 ऑफ चैप्टर नंबर 5 बिजनेस स्टडीज़। इससे पहले हम 3 वीडियो चैप्टर नंबर 5 के ऊपर अपलोड कर चुके हैं और ये आता लास्ट टॉपिक जो कि डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन के बारे में। तो अगर आपने वो पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो वीडियो को ज़रूर से देख ले और बिल्कुल डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है मैंने, बिल्कुल हिंट दे के आपको कि कैसे इस चैप्टर को समझना है। और फिर भी डाउट है तो आप मुझसे कोई भी डाउट पूछ सकते हो कमेंट करके। और साथ में अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि सबसे पहले वीडियो अपडेट आपको मिल सके। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात आती है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी की। तो देखिए, जो अथॉरिटी होती है उसका मतलब पता होना चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब पता होना चाहिए, अकाउंटेबिलिटी का मतलब पता होना चाहिए। तो एक एक करके इनको समझेंगे। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का मतलब देखते हैं। इट मीन्स असाइनिंग वर्क टू अदर्स, दूसरों को काम सौंपना, एंड गिविंग देम अथॉरिटी टू डू इट। अथॉरिटी का मतलब होता है पावर, ठीक है। अथॉरिटी का मतलब होता है पावर, किसी पोस्ट के रिगार्डिंग उसको पावर देना डिसीजन लेने की। तो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का टोटल मतलब क्या निकल के आता है कि किसी भी लोगों को, किन्हीं भी लोगों को काम सौंपना और साथ में उसको उस काम के रिगार्डिंग, उस पोस्ट के रिगार्डिंग क्या देना, पावर दे देना। अब जो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी है इसके 3 एलिमेंट होते हैं। पहला एलिमेंट होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी, दूसरा होता है अथॉरिटी, तीसरा होता है अकाउंटेबिलिटी। तीनों का मतलब समझते हैं। तो देखिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है कि एक तरह से ऑब्लिगेशन होता है, आपके ऊपर दायित्व होता है कि आपको कोई काम सौंपा गया, दैट इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी। फिर उस काम के रिगार्डिंग आपको दे दी गई अथॉरिटी, भाई तेरे को ये इस काम के रिगार्डिंग ये अथॉरिटी है पूरी। तीसरा आता है अकाउंटेबिलिटी, यानी कि जवाबदेही, कि जब आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई साथ में आपको अथॉरिटी दी गई तो आपसे क्या मांगा जाएगा, जवाब मांगा जाएगा आपसे। तो हर पोस्ट के रिगार्डिंग आपको 3 चीज़ें देखने को मिल सकती है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, हमेशा जब भी आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलेगी तो कुछ ना कुछ अथॉरिटी मिलेगी, और जब आपको दोनों चीज़ें मिलेंगी तो अकाउंटेबिलिटी तो मिलना 100% है। अब एक क्वेश्चन ये भी आता है, क्या जो अकाउंटेबिलिटी है उसको हम डेलीगेट कर सकते हैं? तो आंसर आएगा नो, क्योंकि आप चाहे कितनी भी अथॉरिटी को फर्दर डेलीगेट कर दो लेकिन लास्ट में जवाब किसको देना पड़ेगा, आपको ही देना पड़ेगा। क्लियर। अब आता है प्रोसेस ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी की प्रोसेस क्या है। पहला रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दो, दूसरा अथॉरिटी दे दो, तीसरा अकाउंटेबिलिटी उनकी फिक्स कर दो कि तुम्हें ये काम हमें तुमसे चाहिए बस। फ़ायदा क्या होता है, इंपॉर्टेंस ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, यानी कि एक अगर हम अपनी अथॉरिटी को किसी को डेलीगेट करते हैं तो हमें फ़ायदा क्या होगा। पहला, मैनेजमेंट इफेक्टिव होगा। क्यों होगा? क्योंकि हमने काम दूसरे को सौंप दिया है और उसको बदले में अथॉरिटी दे दी, उसकी अकाउंटेबिलिटी क्रिएट कर दी हमने, तो वो काम को अच्छे से करेगा। तो मैनेजमेंट कैसा होगा, इफेक्टिव होगा। दूसरा, एम्प्लॉय का डेवलपमेंट होगा। कैसे होगा कि जब आप किसी को अथॉरिटी देते हो अपने एम्प्लॉय को तो आप उनको कुछ डिसीजन मेकिंग पावर देते हो। जब एक एम्प्लॉय अपने बिहाफ पे डिसीजन लेता है किसी भी सिचुएशन के अंदर तो कहीं ना कहीं उसका डेवलपमेंट होता है। तीसरा, एम्प्लॉय मोटिवेट होता है कि यार मुझे उस काम के लिए अथॉरिटी दी गई है, मुझे उस पोस्ट के लिए अथॉरिटी दी गई है, यानी कि मेरी भी इंपॉर्टेंस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो वो अपने आप को सेटिस्फाई फील करेगा, मोटिवेटेड फील करेगा अपने आप को। बेटर कोऑर्डिनेशन, जब सभी को अपना अपना काम दे दिया जाएगा, अथॉरिटी उनकी फिक्स है, अकाउंटेबिलिटी फिक्स है, रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स है, तो कोऑर्डिनेट भी करेंगे एक दूसरे को और ग्रोथ भी आप कर सकते हो ऑर्गेनाइजेशन की। कैसे कर सकते हो कि सभी अपना अपना काम कर रहे हैं, जब अपना अपना काम करें तो आप दूसरे काम के ऊपर फोकस कर सकते हो। तो ये जो था डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, यानी कि अपनी अथॉरिटी को किसी को डेलीगेट कर देना, दूसरों को दे देना। अब टॉपिक आता है डिसेंट्रलाइजेशन। तो डिसेंट्रलाइजेशन का मीनिंग क्या होता है कि डिसेंट्रलाइजेशन इज द एक्सपेंशन ऑफ द डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का नेक्स्ट स्टेप जो आता है वो आता है डिसेंट्रलाइजेशन, यानी कि जब हम डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी को एक्सपेंड कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, तो वो डिसेंट्रलाइजेशन होता है। डिसेंट्रलाइजेशन इज अ वाइड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द स्मॉलेस्ट यूनिट दैट इज द प्रैक्टिकल थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि पूरे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम क्या करते हैं, जो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी उसको फर्दर डेलीगेट कर देते हैं।
एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। मान लो एक मैनेजर है, उसको चीफ मैनेजर है मान लो एक, तो उसको अथॉरिटी दी गई है ऊपर से कि भैया तू क्या करेगा, अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जब तू एम्प्लॉय लगाए ना तो तेरे को 10,000 तक के एम्प्लॉय लगाने की पावर है, यानी कि 10,000 जिनका महीना फिक्स कर सके, तू सैलरी दे सके। अगर तू ऐसे एम्प्लॉय लगाएगा तो हमसे पूछने की तेरे को ज़रूरत नहीं है। जब मालिक ने जनरल मैनेजर को, ये चीफ मैनेजर को बोला, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी कि तेरे को लोगों को अपॉइंट करना है, साथ में उसको अथॉरिटी दी कि तेरे को 10,000 रुपये पर मंथ वाले लोगों को लगाना है और उसके लिए तो हमसे पूछेगा नहीं, तो वहाँ पे तो क्या हो गया, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी हो गया। लेकिन उस मैनेजर ने क्या किया, सभी डिपार्टमेंट्स को बोल दिया ये बात कि भैया अगर तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन के डिपार्टमेंट के अंदर किसी भी बंदे की रिक्वायरमेंट हो तो तुम 10,000 रुपये महीने वाले बंदे को लगा सकते हो, मेरी तरफ से पूरी अथॉरिटी है। तो क्या किया, जो अथॉरिटी चीफ मैनेजर को मिली थी ऊपर से उसको बोलेंगे डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, और जो अथॉरिटी चीफ मैनेजर ने अपने डाउन वाले लोगों को डिपार्टमेंटल मैनेजर को दी उसको बोलेंगे डेलीगेशन, डिसेंट्रलाइजेशन, यानी कि एक्सपेंशन ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। फीचर देखिए, पहला फीचर एक्सपेंडेड वर्जन ऑफ दी डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। दूसरा, इंक्रीज द रोल ऑफ सबॉर्डिनेट्स, यानी कि जो नीचे के सबॉर्डिनेट्स होते हैं, जो नीचे डाउन के लोग होते हैं, उनकी भी कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंस क्रिएट हो जाती है। अभी इस एग्जांपल में आप देख ली, पहले जो प्रोडक्शन मैनेजर था, डिपार्टमेंटल मैनेजर था, उसकी कोई उसकी क्या नहीं थी, रोल नहीं था, लेकिन जब उसको अथॉरिटी दे दी गई तो उसका रोल क्रिएट हो गया। रिड्यूस द वर्कलोड ऑफ द सीनियर ऑफिसर, और जब उसने चीफ मैनेजर ने अथॉरिटी दी उसको काम करने की तो उसका भी तो वर्कलोड कम हो गया, और जब ऊपर वालों ने चीफ मैनेजर को अथॉरिटी दी तो उनका भी वर्कलोड कम हो गया। फोर्थ आता है, पूरे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इसको फॉलो किया जाता है। अब देखते हैं फ़ायदे क्या क्या होने वाले। पहला, जो सबॉर्डिनेट्स हैं उनके बीच में क्या होता है, इनिशिएटिव क्रिएट होता है उनके अंदर, यानी कि वो खुद अथॉरिटी लेने के लिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए आगे आते हैं। दूसरा, कि एक टैलेंट निकल के आता है, मैनेजरियल टैलेंट निकल के आता है, यानी कि हम अच्छे एम्प्लॉय हमारे पास आते हैं जिससे कि हम उनको ऑर्गेनाइजेशन में अच्छी पोस्ट देकर उनसे काम करवा सकते हैं। तीसरा, डिसीजन मेकिंग बड़ा फास्ट होता है, कंट्रोल अच्छा होगा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्योंकि सभी अपना अपना काम करेंगे, आप ग्रोथ कर सकते हो इजीली, दूसरी चीज़ों पर ध्यान दे सकते हो आप। और रिलीफ टू टॉप लेवल मैनेजमेंट, इससे क्या होता है कि जो बड़े लेवल के लोग होते हैं, टॉप लेवल के लोग होते हैं, उनका काम जो होता है कम हो जाता है, उनको खाली इंपॉर्टेंट मुद्दे देखने ही पड़ते बस, खाली उनको छोटे मोटे चीज़ों के ऊपर ध्यान फोकस करना ज़रूरी नहीं होता। तो ये था चैप्टर नंबर 5, बिल्कुल डिटेल से आपके लिए। फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके पूछ सकते हो। तो आज हमने चैप्टर नंबर 5 को कंप्लीट कर लिया है। अगले वीडियो में हम चैप्टर नंबर 6 पढ़ने वाले हैं। अभी के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे।